थोड़ा-सा आप पाकिस्तान में नाम बनाना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा-सा डेवलप कंट्री कंट्री के ऑथर्स को फ़ॉलो करना होगा, ठीक है? तो ये लिंक्डइन आपने लाज़मी यूज़ करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक से कि बेसिक जो है आप लोगों को पता है मैं क्रिमिनोलॉजी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और राइट नाउ आई हैव 100 पब्लिकेशंस, ठीक है? उसमें मेरी केस स्टडीज़ भी हैं 19, इसके अलावा 23 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, यूरोपियन जर्नल में भी और एचईसी में भी हैं, ठीक है? और मैं एज़ हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट वीज़ा वाले कंसल्टेंट पे अभी सर्विंग कर रहा हूँ और एज़ रिहैबिलिटेशन रिमोट जॉब मैं वहाँ पर करता हूँ। मेजर यही है कि लोगों को यही लगता है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी रिसर्च पेपर लिखा ही नहीं होगा, उनको आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि रिसर्च पेपर होता कैसा है या जस्ट इट्स लाइक एन असाइनमेंट या जो ये सिंपल एक कह लो कि एक असाइनमेंट की तरह है, आप उसको लेके मूव कर रहे हो या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है? बट ऐसा नहीं है। इसमें आपने जो बेसिक चीज़ों को लेके मूव करना है ना, वो इस तरह से हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि रिसर्च अगर आपने स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले आपने किसी की बात को गौर नहीं करना। आपको अगर किसी को बताते हो ना मैं रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग आ जाएँगे। वो इतने लोग होंगे, आपके अपने होंगे और वो आपको कहेंगे कि रिसर्च में कुछ नहीं रखा, ये जस्ट अगर आपको कोई बता भी रहा है तो वो बस फ़ेम लेना चाह रहा है या कुछ इस तरह का है, ये है, वो है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने इग्नोर करना है, जैसे मैंने अपने टाइम में इग्नोर किया था, मुझे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने वाले थे, बट आई जस्ट इग्नोरिंग ऑल द स्टफ, ठीक है? तो आपने जब अपनी ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आपने इस चीज़ को लाज़मी इग्नोर करना है, ठीक है? अब सबसे पहले होता है कि अगर आप रिसर्च को लेके मूव करना चाहते हो ना, तो आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना स्टार्ट कर दो। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ से और कैसे मिलती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर मैं अपने पास्ट जर्नी की बात बताऊँ, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी और मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी और वहाँ पर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है और आपने एक पीपीटी बना के शेयर करनी होती है और उसकी बेस पे आप अपना रिसर्च का आइडिया देते हो स्टूडेंट्स को, ठीक है? अब वो लेके मूव करते हो और उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि आप किस तरह से इसको लेके मूव करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ओके, आप सबको आवाज़ अब आ रही है ना? एक्चुअली पहले एनर्जी अच्छी खासी वेस्ट होगी, मैंने देखा नहीं वो मुझसे ना ऑफ हो गया था। ओके, अब जैसे रिसेंट अभी मैंने खुद भी ये जो है एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है जिसको मैंने रीपोस्ट किया हुआ है। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से है, ठीक है? अब ये है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है? और अब इसमें सिनेरियो क्या होता है, आपके पास ना एक थीम दी होती है प्रॉपर। आपने इस थीम को फ़ॉलो करना होता है और इसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी रिसर्च या कोई ऐसा रिसर्च टॉपिक देना होता है, जिस पे पहले किसी ने काम ना किया हो। तो अब सवाल ये आता है, ऐसा कौन-सा टॉपिक है, जिस पे पहले किसी ने काम ना किया हो? ठीक है? अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं इस टाइम पे खुद 2 टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ। अब वो 2 टॉपिक्स क्या हैं? आप लोगों को बता देता हूँ, ख़ैर मैंने एक पेपर वैसे भी भेज दिया है, एक अभी भेजना है। तो इसमें सिनेरियो वॉइस नहीं आ रही सर, अज़ान आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली बताएँ मुझे, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सिनेरियो ये होता है कि आपका ना आपका इसमें बेसिक ये होता है, जैसे कॉन्फ्रेंस ट्रैक इस पे लिखा हुआ है, तो आपको बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। हर साल आपको कोई ना कोई यहाँ पर कॉन्फ्रेंस नज़र आती है, ठीक है?
तो इसमें सिनेरियो ये है कि आपने हर यूनिवर्सिटी के ना वेबसाइट पे जाना है और आपने वहाँ पर देखना है कि कोई अपडेटेड कॉन्फ्रेंस तो नहीं आ रही या कोई इस तरह का सिनेरियो तो नहीं आ रहा। अब जैसे मैंने खुद जेन ज़ी रिसर्च सोसाइटी बनाई है और इसमें अभी तक 50 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं। अब मैं एक कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को कोई ना कोई नई एक अपॉर्च्युनिटी मिले और वो कनेक्शन से मिलती है। आपको जब लोग जानते हैं, आपके जब कनेक्शंस बने होते हैं, तो आप किसी न किसी के स्टेटस को देख के या किसी न किसी ग्रुप में कुछ ना कुछ भेज के जो है अपना जो कोई ना कोई काम आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक तो अप टू डेट रहना है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। ये सबसे स्मार्ट वे है। यहाँ पर आपको रिसर्चर्स मिलेंगे, आपको स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, आपको प्रोफेसर्स भी मिलेंगे, आपको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी कि यार एक बंदा पता नहीं कहाँ से आया हुआ है और वो स्टूडेंट है और वो किसी सेमेस्टर में इस तरह से क्या कहते हैं एज़ अ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और वो साथ में एज़ अ प्रेज़ेंटर आके यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो है पेपर भी प्रेज़ेंट कर रहा है, तो इस चीज़ पे आपको सर्टिफ़िकेट भी मिलता है, आप इसको एज़ अपनी सीवी में भी ऐड करते हो। तो रिसर्च में पहला स्मार्ट वे जो है वो यही है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना स्टार्ट कर दो। जेब से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3-4,000 लगेंगे, जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, ठीक है? ये रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। पार्टिसिपेंट कैटेगरी यहाँ पे होता है स्टूडेंट नेशनल, हम नेशनल वाला करते हैं, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 4,000, अगर आप ऑनलाइन करते हो 3,000 है, फिज़िकल करते हो तो 4,000 है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, तो आप जो है अपनी ज़ात पे खर्च करना स्टार्ट कर दो। आज का खुद पे इन्वेस्ट किया हुआ एकेडमिक फ़ील्ड में और कह लो कि स्पेशली रिसर्च की फ़ील्ड में, ये आपको आने वाले टाइम में ये 10 गुना ज़्यादा रिटर्न होता है और ये मैं अपने को लेके इस तरह से मूव कर सकते हो। तो ये तो पहला ट्रिक हो गया कि हमने रिसर्च में स्मार्ट वे में कनेक्शंस कैसे बनाने हैं। वी विल जस्ट फोकस ऑन द रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस। हमने रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जाके जो है पेपर को इस तरह से प्रेज़ेंट करना है। उसके बाद आ जाता है कि डेवलपमेंट कैसे करनी है रिसर्च स्किल्स की, ठीक है? अब उसका स्मार्ट वे बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले एक रिसर्च पेपर की एनाटॉमी को समझना है। ये रिसर्च पेपर होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सारे बाइक लवर्स होते हैं, कार लवर्स होते हैं, दे नो कौन-सी कार है, वो कितनी सीसी है, उसमें कौन-सा इंजन लगा हुआ है, उसकी क्या एवरेज है, क्या सिनेरियो है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको देखने के लिए रिसर्च में भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। रिसर्च के कुछ 10 से 15 कह लो कि मेजर पार्ट होते हैं और हर पार्ट का अपना एक रोल है, ठीक है? आपने उस चीज़ को समझना है। वो तो ख़ैर आपको मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ कि अगर आप लोग 6 से 8 महीने भी रेगुलर डेली बेसिस पे अपना आधा घंटा या घंटा डेली का देने लग जाओ ना, तो आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, नो डाउट, ठीक है? तो इसमें तो आपने सबसे पहले ये करना है। ब्रेकआउट मोमेंट जो है आपका इसके बाद आ जाता है कि मिस्टेक मेड क्या मैंने अपना बता दिया आपको मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरी की मिस्टेक्स क्या थी? हाँ, ये सबसे बड़ी बात। मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो ये की थी कि मैं अपने ना कुछ सीनियर्स को आइडियाज़ शेयर कर देता था और वो जनाब आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते थे और वो कहीं न कहीं उन आइडियाज़ को कॉपी कर लेते थे और जाके कहीं न कहीं पब्लिश कर लेते थे। तो आपने कोशिश करना है कि आपकी जो टीम है ना, आप जिसके साथ भी टीम बनाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे साथ टीम बनाते हो और आप मेरे साथ लेके मूव करते हो, तो आपने अपने साथ लॉयल रहना है सबसे पहले तो और आपने ये देखना है कि आपने सिलेक्शन किसकी की हुई है। आपके साथ जो ऑथर्स आ रहे हैं, दे आर लॉयल विद यू और नॉट, ठीक है? तो आपने इस तरह से लेके मूव करना है और जब तक पब्लिकेशंस ना आ जाए ना, आपने पहले किसी को भी नहीं बताना। आप पहले बता देते हो ना, आपकी रिसर्च में कीड़े निकालने लग जाते हैं लोग। आपकी चीज़ों में कह लो कि उनके माइंड में सबसे बड़ी ये चीज़ आती है कि लाइक तुमने तो एआई से लिखा होगा, तुम तो एआई से काम करते हो, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ थे मेरी लाइफ़ में बहुत सारे लोग थे जो मुझे इस तरह से कहते थे, तो आज वही लोग कहते हैं कि यार जहाँ आप जॉब कर रहे हो, हमारी भी लगवा दो। ये है कि आपने इन चीज़ों को देखते हुए ना ज़रा ख़्याल रखना है और कोई भी काम करना है ना ख़ामोशी से करो। जब आप उस चीज़ को अचीव कर लो ना, फिर आपने बाद में लोगों को बताना है कि
इसमें आपने किस तरह से इसको लेके मूव करना है? अच्छा, बाकी अब ये है कि मैंने जो लेसन्स लर्न किए हैं वो यही है कि इस टाइम पे मैं तकरीबन कोई 8 से 10 सुपरवाइज़र्स के साथ वर्किंग कर रहा हूँ और वो डिफरेंट फ़ील्ड से रिलेट करते हैं, नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, ठीक है? तो जिस सुपरवाइज़र के साथ आप काम कर रहे हो ना, आपने उनके और अपने आइडियाज़ उन्हीं के तक रखने हैं, ठीक है? और जिसके साथ आप कोई और सुपरवाइज़र है, आपने उनकी और अपनी भी प्राइवेसी रखनी है। ये नहीं है कि आप चीज़ों को मिक्स अप करो, क्योंकि टीचर्स हों या कोई भी हो, कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना इसमें इश्यू आता है और ये आपके लिए एक अज़ाब बन जाता है। आजकल मैं थोड़ा-सा चीज़ों को लर्न कर रहा हूँ, मैं जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपन कर देता हूँ लोगों के सामने। स्पेशली आप जब तक एक चीज़ को अचीव ना कर लो ना, आपको वो चीज़ आगे नहीं बतानी चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब रिसर्च क्या होती है? मीनिंग ऑफ रिसर्च एकेडमिक रिसर्च। अब रिसर्चेस बहुत तरह की होती हैं, कोई लैब रिसर्च होती है, कोई कह लो कि इनोवेशन से रेलिवेंट होती है, कोई किसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होती है, कोई पता नहीं कौन सी रिसर्च होती है। जो सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और रिसर्च हो जो रिटन बेस हो और जिसमें आपका स्पेशली साइंटिफिक वे में उसकी रिसर्च की जाए, तो वो कहलाती है एकेडमिक रिसर्च, ठीक है? राइट नाउ आई एम आल्सो एकेडमिक रिसर्चर। मेरी डिफरेंट तरह की रिसर्चेज़ हैं और मैं उस तरह से इसको लेके मूव करता हूँ। तो आपने ये चीज़ क्लियर रखनी है कि आप एक एकेडमिक रिसर्चर हो, ठीक है? आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक रिसर्च पेपर और असाइनमेंट। असाइनमेंट जो होती है, जो हमारे टीचर्स कहते हैं, उसमें यही होता है कि फॉर एग्जांपल क्राइम क्या होता है और क्राइम की टाइप्स क्या होती हैं, क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्राइम की नेचर क्या होती है, इस तरह की आपकी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो एक असाइनमेंट बन जाती है, ठीक है? रिसर्च पेपर क्या होता है कि कोई क्राइम क्यों हो रहा है, लोगों पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, हमने लोगों से ही डाटा लिया है और लोग ही बता रहे हैं कि ये जो क्राइम हो रहा है, तो वो हम पे कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर हम उस रिसर्च में ये बताते हैं कि फ़लाँ एजेंसी है, वो इस तरह से डील करती है और वो एजेंसी जो है अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, हम वो भी बताते हैं। मीन्स के जहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाए डब्ल्यूएच फैमिली आ जाए, व्हाई, वेयर और हू, मतलब इस तरह की चीज़ें आ जाएँ कि कहाँ पे हो रही है रिसर्च, क्यों हो रही है और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना स्टार्ट हो जाएँ, वो आपके हमेशा रिसर्च पेपर में आते हैं। क्योंकि रिसर्च पेपर का मतलब ही ये है कि आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप किसी न किसी चीज़ के बारे में उसको डिटेल से बता रहे हो, ठीक है? उसके आउटकम्स निकलते हैं। असाइनमेंट के कभी आउटकम्स नहीं निकलते, रिसर्च पेपर के निकलते हैं क्योंकि हम फिज़िकली जाके या ऑनलाइन या गूगल फॉर्म के थ्रू लोगों से डाटा लेते हैं, लोगों की राय लेते हैं। वो एविडेंस बेस्ड होता है। जो काम एविडेंस बेस्ड हो, उसको रिसर्च पेपर बोलते हैं, ठीक है? तो रिसर्च की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक आपके सामने होती है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव क्या होती है, माय फेवरेट, और मैंने सबसे पहले जिस पे काम भी किया था, सबसे कह लो कि आसान तरीन जो है वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें स्टैट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है? इसमें आपके पास मीन्स के सैंपल साइज़ जो होता है ना, आप मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल 5 या 10 केसेज़ उठा लेते हो और उसकी केस स्टडी करते हो डिटेल में। तो वो क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी से पता चल रहा है ना कि एक ही बंदे पे आप ज़्यादा फ़ोकस करके, ज़्यादा डिटेल में जाके, ज़्यादा डेप्थ में जाके आप उसकी स्टडी कर रहे हो, ठीक है? तो क्वालिटेटिव वो वाली स्टडी होती है और क्वांटिटेटिव कौन सी स्टडी होती है जिसमें लोग ज़्यादा होते हैं, मीन्स के 200, 300, 400 लोग होते हैं और आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट में अपने क्वेश्चनियर्स फिल करा के आप जो है अपना डाटा ले लेते हो और आप उस पे स्टैट्स लगाते हो, उसके आउटकम्स निकलते हैं और सामने चीज़ें आती हैं। मिक्स मेथड क्या होता है? मिक्स मेथड में आपकी क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। इसमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक क्राइम है और उसमें मैं ऐसे लोगों को फ़ोकस कर रहा हूँ कि जिनसे मैं अवेयरनेस पूछना चाह रहा हूँ कि इस क्राइम की आपको अवेयरनेस है? तो उसमें मैं कितने लोगों को फ़ोकस कर लूँगा? 150, 200, तो ये तो क्वांटिटेटिव हो गया। इसके अलावा क्वालिटेटिव में मूव करने के लिए मैं कुछ बड़े ऑफ़िसर्स को फ़ोकस करूँगा, 5 से 10, 15, उनसे मैं डिटेल में बात कर लूँगा, वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। मीन्स ये यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों मूव कर रही हैं और ये हमारे मिक्स मेथड में आ जाती हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी किस तरह की है और आप जो है इसको किस तरह से आगे लेके मूव करना चाह रहे हो। अब जैसे क्रिमिनोलॉजी की ज़्यादातर जो आपको इस पे रिसर्च टॉपिक्स मिलते हैं आज के टाइम पे, तो इसमें एक और भी ऐड कर लें जो कि अभी तक ब्रॉड चल रहा है, ट्रांसलेशनल क्राइम्स। अब ट्रांसलेशनल क्राइम्स कौन से होते हैं? जितनी भी हमारी ब्रॉड लेवल पे क्राइम होते हैं, एक होता है नैरो क्राइम, एक होता है ब्रॉड लेवल क्राइम, ठीक है? ब्रॉड लेवल पे कौन से होते हैं? जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है सबसे ज़्यादा। चीज़ें मतलब एक इंसान को दूसरी जगह माइग्रेट करना, उसके ऑर्गन्स को सेल करना, ये ट्रांसलेशनल क्राइम में आते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग भी आ जाता है इसमें, मीन्स के इस तरह से। फ्रॉड केसेस कौन से होते हैं? लाइक अभी एक और मैंने बड़े मज़े की एक टर्म पढ़ी थी, हॉप ट्रैफिकिंग। में भी बहुत सारे क्रिमिनोलॉजी वाले इस टर्म को जानते होंगे। हॉप ट्रैफिकिंग होता है कि आप एक इंसान को उम्मीद दिलाते हो, आप उसको कहते हो आपका ये काम हो जाएगा, हम आपको अब्रॉड भेज देंगे या हम आपके साथ ऐसे कर लेंगे। मीन्स के पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है? और उस बंदे को बाहर भेज देते हैं, लेकिन वो बंदा बाहर जाके एक्सेल नहीं कर पा रहा होता। जैसे कि एक कंट्री है साइप्रस, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं, अब वहाँ पर उनको टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड नहीं मिल रहा, जिसकी बेस पे आप वहाँ पर ड्यूरिंग स्टडी काम करना करना चाहो। अब बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने बच्चों को बाहर ऐसे ही भेज दिया, पैसे लेके, ठीक है? अब वो बच्चे वहाँ पे रुल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें? धोखा कर दिया ना, होप दिला के इस तरह से करके। तो ये फ्रॉड केसेस में आता है, इस तरह की आप नई रिसर्चेस कर सकते हो। साइबर क्राइम तो बहुत ही आप कह लो कि ब्रॉड टॉपिक क्या बन चुका है। ये तो हर तरह से इसको हम जो है डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो साइबर क्राइम में लेकिन आए दिन कोई ना कोई न्यू टर्म्स भी निकल रही हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें ये बता रहे थे कि हमारे फ़ोन में अक्सर हम चेक करते हैं कि ये व्हाट्सएप पे टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला जो कोड मतलब हम अक्सर कोई ना कोई फॉर्म फिल कर देते हैं कहीं न कहीं, और अक्सर जो है आपको कॉल्स आ रही होती हैं कि हम एचईसी से बात कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आने हैं, आपके नंबर पे कोड आया है, हमें ये कोड बता दें। तो ये इस तरह के साइबर क्राइम्स के ऊपर अभी तक स्टडीज़ नहीं हुई, मतलब कि इस पे रिसर्च नहीं हुई, और इसमें लोगों को ये भी नहीं बताया जा रहा, इस पे अवेयरनेस भी नहीं दी जा रही, ठीक है? तो इसकी अवेयरनेस पे आप काम कर सकते हो। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इनकी फेवरेट टर्म होगी, एक क्रिमिनोलॉजी जो स्टूडेंट होता है, उसको सबसे ज़्यादा जब वो इस चीज़ को स्टडी करता है, उसको मतलब कह लो कि हमें जब पता चलता है कि एक 18 से नीचे वाला एज वाला कोई भी वो है टीनेजर है और वो कोई भी क्राइम करता है, तो वो उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है, जुवेनाइल, ठीक है? और डेलिक्वेंट, ये जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है, अब इस पे अगर हम कोई एक नई रिसर्च करना चाहें, हम कौन सी रिसर्च कर सकते हैं? इस पे तो बहुत काम हुआ हुआ है, लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। अब किसी भी कीवर्ड को हम उठा लेते हैं, हमने इसको सर्च कहाँ पे करना है? हमने जाना है गूगल स्कॉलर पे। व्हाट इज़ गूगल स्कॉलर? गूगल स्कॉलर आपकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है? इस डिजिटल लाइब्रेरी पे आपने एक टर्म, एक कीवर्ड लिख दिया है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है? अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2025। अब देखते हैं इस पे कौन-कौन सी स्टडीज़ आती हैं। लेटेस्ट स्टडीज़ पढ़नी है आपने, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देखें, मेरी अपनी रिसर्च है इस पे, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी, अ केस बेस्ड एनालिसिस फॉर मॉडर्न पॉलिसी इन पंजाब पाकिस्तान, ठीक है? तो लोगों ने काम किया हुआ है। जब आप 2025 लिख लेते हो ना, तो आपके पास लेटेस्ट स्टडी, आपने कोशिश करना है जब भी कोई स्टडी करो, आपने 3-4 साल, इससे ज़्यादा बैकवर्ड नहीं जाना। आपने स्टडी को जो है मेन फ़ोकस करना है कि वो लेटेस्ट हो। अब ये मेरी कौन से जर्नल में हुई हुई है? ये यूरोपियन जर्नल में हुई हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ साराजेवो, ठीक है? क्रिमिनोलॉजी का जर्नल है। मैंने यहाँ पे भी मेरी पब्लिकेशन हुई हुई है, ठीक है? ये देखिए, स्टूडेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बीएस
program NFCIT, and this man is my supervisor, Dr. Ahmed Saad, और ये दोनों भी मेरे क्लास फेलोज थे। तो ये हमारे, अब देखें कीवर्ड्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, यूथ, पाकिस्तान, डिजिटल पॉलिसी। तो ये एक रिसर्च आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ है। अब आपने इसी तरह से देख लोगों ने क्या-क्या काम किया। अब मुझे यहाँ पे एक रिसर्च नहीं मिल रही, वो लोगों ने उस पे काम भी नहीं किया हुआ। और मैंने अभी रिसेंट BZU से एक स्टूडेंट थी एंड शी वाज़ आस्किंग कि मैं कौन से टॉपिक पे काम करूँ, ठीक है? तो मैंने उनको कहा कि आप इस तरह से करें, अगर आप जुवेनाइल पे काम करना चाहती हैं ना, तो जुवेनाइल पे काम करने के लिए मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताता हूँ, उस पे किसी ने भी काम नहीं किया हुआ। वो कहती हैं, "अच्छा, ऐसा कौन-सा टॉपिक है?" अब मैंने रिसर्च गैप देखा कि जेन ज़ी के ऊपर ना रिसर्चेज़ हुई हैं, लेकिन क्राइम को लेके स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में अगर हम फ़ोकस करें, मैं अगर एक अभी बैठे-बैठे एक मॉडल बनाना चाहूँ इसी का, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं फीमेल्स को फ़ोकस करता हूँ, ठीक है? मेरा एक कीवर्ड ये हो जाएगा। इसके बाद मैं कहता हूँ मैं 2 जेलें हैं पाकिस्तान में, ठीक है? एक फैसलाबाद में है, एक बहावलपुर में है। मैं बहावलपुर की जेल को फ़ोकस करता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं कहता हूँ मैं जेन ज़ी को फ़ोकस करूँगा, ठीक है? अब जेन ज़ी को फ़ोकस करने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं कि जेन ज़ी जो है उनकी पैदाइश कब से कब तक के दरमियान है, 1997 से लेके 2012, ठीक है? इस इरा में जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो जेन ज़ी कहलाता है, ठीक है? ओके फाइन। अब इसको देखते हुए मैं ये देखूँगा कि आज 2026 है, ठीक है? अगर आज 2026 है तो 2026 को देखते हुए ऐसा कौन-सा बच्चा है, अगर वो 2010 में पैदा हुआ है तो आज वो कितने साल का हो जाएगा? 16 साल का हो जाएगा, ठीक है? तो वो अभी भी 18 से ऊपर नहीं गया। तो 2010, 2009 में जितने भी लोग पैदा हुए हैं और कुछ ऐसे लोग जो जिनके केस अभी जो है जिनके ऊपर एफआईआर हुई है या जो पुलिस डिपार्टमेंट से जब आप डाटा लेते हो तो वो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। जुवेनाइल अगर प्रिज़न्स में हम जाते हैं, वहाँ से जाके हम इनसे डाटा लेते हैं, हम देखते हैं कि फीमेल्स जो कि जेन ज़ी कहलाती हैं, वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक क्राइम्स के अंदर आ रही हैं। इसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लगाएँगे, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है? अब ये सोशल मीडिया जो है, इसको भी हम स्पेसिफ़िक करेंगे, ठीक है? सोशल मीडिया में आपको सामने है इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, टिकटॉक और मीन्स कि स्नैपचैट, ये मेजर-मेजर आपके प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है? इन प्लेटफ़ॉर्म्स में सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कह लो कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे ज़्यादा ये आप रिसर्च की थी ना, तो मुझे ये बताया गया था कि आप डायरेक्ट जुवेनाइल से बात नहीं कर सकते, ठीक है? आप जब डायरेक्ट जुवेनाइल से बात नहीं कर सकते, तो उसमें आपको ये करना पड़ता है कि आपका अ, जो पुलिस ऑफ़िसर होता है ना, आप उसके साथ डिस्कशन करते हो। वो पुलिस ऑफ़िसर आपको बताता है कि आपने जो है किस तरह से इसको लेके मिलना है। आपको बताएगा कि जो क्राइम हुआ है, वो कैसे हुआ था। आप प्रॉपर एक क्वेश्चनेयर्स उनको क्रिएट करोगे, आप उसके बारे में बताओगे उनको, ठीक है? तो वो फिर जाके आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये एक ऐसी रिसर्च की हुई है, मतलब इस पे किसी ने काम नहीं किया हुआ। तो आप इस टॉपिक को जो है चूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइग्रेशन स्कैम्स। अब ये मेरे अपने डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि नुमान इस पे काम करते हैं, पाकिस्तान पे ना इस पे किसी ने भी काम नहीं किया हुआ, ठीक है? अब ये एक ऐसा मज़ेदार टॉपिक है जो कि लॉ से रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो माइग्रेशन लॉज़ को अगर डिटेल में पढ़ें, तो ये एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है और ये एक ऐसी फ़ील्ड है एआई जितना मर्ज़ी ऊपर चला जाए, माइग्रेशन हर इंसान ने एक कंट्री से दूसरे कंट्री करनी होती है, ठीक है? तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी जो है इस टॉपिक को भी ले सकते हो। अब देखो ये कितने मज़ेदार न्यू-न्यू टॉपिक्स हैं और आपके सामने हैं कि हम किसी न किसी तरह जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जिस पे किसी ने काम ना किया हो, ठीक है? हमारे क्या होता है, हमारे माइंड में होता है कि हमने
पुराने थके हुए टॉपिक्स हम उठा लेते हैं, हम उसी पे बात करने लग जाते हैं और हमें लगता है ये न्यू टॉपिक्स हैं। अब आप लोगों ने यही देखना है कि कोई ना कोई न्यू टॉपिक्स को लेके, और मैं खुद भी एक रिसर्च की मैंने जो जेन ज़ी रिसर्च सोसाइटी बनाई हुई है, तो उसमें मैं एक प्रॉपर रिसर्च टीम एक और बना रहा हूँ, जिसमें जितने भी क्रिटिकल आइडियाज़ वाले लोग होंगे, तो मैं उनके साथ डेली बेसिस पे चिट चैट भी करूँगा, जिसके माइंड में जो भी आइडिया आता है, एक रिसर्चर वही अच्छा रिसर्चर है जो अपने आइडियाज़ शेयर करता है और उस पे डिस्कशन करता है। आपको अगर कोई ना कोई सजेशन दे रहा है किसी भी आइडिया पे, तो वो आपकी चीज़ों को क्लियर करेगा, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये इस चीज़ को आपने रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नहीं, आपके जुवेनाइल्स जो होते हैं ना, अभी ये साजिद अली का मैसेज आया है। देखें, जुवेनाइल जो है आपकी जेल्स होती हैं स्पेशली, ठीक है? वो बनी हुई हैं। आपकी एक फैसलाबाद में है और एक आपकी है इधर भावलपुर में, ठीक है? तो उसमें आपके सेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये अंडर 18 जितने भी आपके 18 से बिलो जो भी होते हैं, ये सारे के सारे वहीं पे ही कंसीडर किए जाते हैं और इनको अलग से रखा जाता है। इनके लिए स्पेशल फीमेल्स के लिए नहीं, मेल अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होती हैं और उनके वहाँ पर प्रॉपर उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है? जहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो उनको डील करते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं हमारे सामने। अच्छा, अब टॉपिक की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है? कॉमन मिस्टेक्स वही आपको बात की है, जो टॉपिक एग्ज़िस्ट करता है आप वही उठा के उसी पे बात करने लग जाते हो, नहीं। आपने किसी ऐसे टॉपिक पे बात करनी है, अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड मूव करना चाहते हैं या पाकिस्तान में ही बैठ के अच्छी रिमोट जॉब्स करना चाहते हैं रिसर्च में, तो आप जो है न्यू आइडियाज़ पे वर्किंग स्टार्ट कर दो। ऐसा ऐसे आइडियाज़ जिस पे किसी ने काम ना किया हो। गूगल स्कॉलर पे आपके पास जो माइंड में आइडिया आ रहा है ना, आपने वो उसके साथ डिस्कस करना है। और स्मार्ट वे अगर आप यूज़ करना चाहते हो, एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप एआई के पास जाते हो और आप उसको यहाँ पे लिखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास था, आई हैव अ आइडिया एंड आई वांट टू डू अ रिसर्च ऑन जुवेनाइल delinquents in Pakistan, and especially I will focus the Gen Z females. Uh, I will relate it. I will relate it with the use of social media, which is the major cause of लेट्स सी, इसको रफ सा एक देते हैं, ये हमारे आइडियाज को क्लियर कर देता है, ठीक है? जैसे वो कह रहा है योर आइडिया इज वेरी स्ट्रांग एंड रिसर्च वर्दी, और उसने एक मुझे यहाँ पर रफ सा एक बना के दे दिया है, ठीक है? अब देखो, एआई यूज करना बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ के जितने भी जेन वाई के टीचर्स हैं ना, जो जनरेशन वाई से ताल्लुक रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप एआई यूज कर रहे हो तो इट्स वेरी अनएथिकल, रॉन्ग, ये वो। देखो, अपना रिसर्च का आइडिया अगर क्लियर करना है ना, देन यू विल यूज द वर्ड दिस वन, कि आपने ले सकते हो। जब आपका एक रिसर्च प्रपोजल रेडी हो जाए ना, फिर आपने उसको क्रॉस चेक करना है रियल रिसर्चेस के साथ। फिर आपने अपने सुपरवाइजर से जाके उसको चेक करवाना है। फिर आपने उसके बाद रिसर्च कंडक्ट करनी है। फिर आपने क्वेश्चनियर्स जो है इस तरह से लेना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है? तो इसके बाद अब जैसे इसने यहाँ पे हमें बता दिए 3 डोमेन्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है, जेन ज़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ओके। तो ये उसने प्रॉपर मेरी चीज़ों को बड़ा ही रिलैक्स करना है। तो आपके माइंड उसने मुझे मेथोडोलॉजी तक बना के दे दी है कि आप इस तरह से इसको मूव करो, आप स्कूल और जुवेनाइल सेंटर से जाके एनजीओ से डेटा लो, करो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आप सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इन सब के ना आंसर्स आपको ये ज़रा हमारा जो है टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह आप सब साथ-साथ क्वेश्चंस लिखते जाएँ, फिर इसको इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। अच्छा, चूज़िंग ओवरली ब्रॉड टॉपिक्स, ठीक है? आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, अगर रिसर्च करना चाहते हो ना, तो हमेशा पहले नैरो करो, ठीक है? नैरो टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं?
अगर रिसर्च पे ग्रिप चाहते हो, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट तो वो एक अच्छा है तो सही, लेकिन अगर आप यहाँ पे मूव करते हो ना, अब्रॉड मूव करना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि आपकी चीज़ें एक सुपरवाइज़र को वो करें, इन्फ्लुएंस करें और उसको अच्छी लगें, तो उसमें मेजर वो ये देखते हैं कि आप ब्रॉड टॉपिक्स पे कितना अच्छा काम करते हो। अब ब्रॉड और नैरो थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नैरो नैरो से पहले करते हैं ब्रॉड। ब्रॉड सोशल मीडिया, नैरो फेसबुक, चीज़ें आसान कर दी ना। सोशल मीडिया पे मैं उसको नैरो करके फेसबुक पे ले आया। मैं एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें आप लोग ये देखो कि आप कोई भी रिसर्च जब फ़ोकस करते हो ना, अगर आप कहते हो मैं सारे क्राइम्स पे मतलब पाकिस्तान में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, मैं उन सब के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। क्राइम रेशियो पे बात करना चाह रहा हूँ। तो वो क्राइम ब्रॉड हो जाएगा। उस पे डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो क्लैरिफ़ाई नहीं होता। उसमें क्लैरिटी नहीं होती, वो क्लियर नहीं होता, ठीक है? तो क्लियर रिसर्च के लिए आपको हमेशा उस टॉपिक को क्राइम से आप उसको ले आओ, डिजिटल क्राइम से उसको ले आओ, साइबर क्राइम से उसको ले आओ आप, साइबर हैरेसमेंट, देखो टॉपिक कितना ब्रॉड से नैरो हुआ है, ठीक है? इस तरह से आप टॉपिक्स में से एक बेसिक कह लो कि पॉइंट निकालो कि आप कहते हो कि यार मैं इस पे रिसर्च, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान की स्टडी करनी है, पाकिस्तान में सारे क्राइम्स हमने उठाने हैं, ठीक है? अब आप जिस सिटी से बिलॉन्ग करते हो ना, आप उस सिटी पे कर लो। आप उस सिटी की यूनिवर्सिटी से जाके डाटा ले लो, क्या कहते हैं सिटी के एनजीओ से जाके डाटा ले लो। मतलब आप अपनी ही स्टडी के ऊपर सारी चीज़ें वो लेके मूव कर सकते हो। तो ये सारा एक इसमें सिनेरियो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? आप किस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हो? सबसे पहले तो ये आ जाती है, ठीक है? उसके बाद आपने पॉपुलेशन कौन-सी उठाई है? पॉपुलेशन आप देखते हो कि जैसे जेन ज़ी बड़ा क्लियर है, हमें पता है यार जो बंदा 18 से नीचे है, वो जेन ज़ी है। पॉपुलेशन कितना क्लियर है। आप क्या करोगे अगर इसको और ज़्यादा वो करना है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जेन ज़ी के अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पे काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमने एक सैंपल साइज़ लेना है, हमने रैंडम सैंपलिंग करनी है, उसको देखते हुए जस्ट टेल अस कि हम किस तरह से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। उसमें डेमोग्राफिक्स बनती हैं। डेमोग्राफिक्स क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मेजर चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये तो एक समंदर है और मैंने आपको बताया आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो 6 से 8 महीने दें ना रेगुलर, तो आप बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हो और ये रिसर्च जो है आपके लिए एक कह लो कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल देगी और मेरी जेन ज़ी रिसर्च सोसाइटी जो है ऑलरेडी मेंबर्स एक्टिव हैं और आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारे बहुत सारे वेबिनार्स इसी तरह से होंगे जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं इसमें पढ़ाऊँगा भी, सिखाऊँगा भी, चीज़ें बताऊँगा भी। तो बस आपने इस तरह से जो है इसको लेके मूव करना है। अच्छा, डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक में आपका सबसे पहले तो ये बताया जाता है जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, ठीक है? जेंडर आ जाता है आपका, उसके बाद आपकी एज आ जाती है, फिर आपकी एजुकेशन आ जाती है, फिर आपका कह लो कि मेजर और इसमें मतलब बेसिक आपकी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी एज क्या है और आप किस तरह से लेके मूव करते हैं, ये पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है? तो अब मैं कहता हूँ कि एज जो है 18 से 25 के दरमियान लोगों से डाटा लेना है, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर हम मूव करते हैं टू वर्ड्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ओके लोकेशन लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अगर पाकिस्तान चूज़ करते हो इट्स वेरी ब्रॉड। अगर आप यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो कि उसको और नैरो करना है, फिर आप प्रोविंसेस पे आ जाओगे। अगर इसको और नैरो करना है, फिर आप सिटी पे आ जाओगे। सिटी को और नैरो करना है, तो आप टाउन्स पे आ जाओगे। जैसे मुल्तान में टाउन्स हैं, तो आप मतलब सिटी को जितना नैरो करोगे, काम करना आ जाएगा। जब काम करना आ जाएगा, फिर जब सुपरवाइज़र्स के साथ बाहर ताल्लुक काम करना है, देन आपने फिर ब्रॉड स्टडी करनी है। ब्रॉड स्टडी
के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब बाहर के सुपरवाइज़र्स फंडिंग देते हैं आपको प्रॉपर कि हम पैसा देंगे, हम सब कुछ करेंगे, आपने हमारे अंडर स्टडी करनी है, आपने पूरे साउथ एशिया को स्टडी करना है, आपने उसका डाटा हम आपको सारे भेज देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मीन्स कहने का मकसद ये है कि ये सारा इसमें सिनेरियो होता है जिसको आपने लेके मूव करना है। इसके बाद ये देखो इन्होंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है, डिजिटल फ्रॉड अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन मुल्तान। कितना नैरो हुआ है टॉपिक। अब मैं कहूँ साइबर क्राइम पाकिस्तान, कितना ब्रॉड टॉपिक बन जाएगा। मीन्स के ये बिल्कुल चीज़ें डिफाइन नहीं हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिसर्च प्रोसेस और इसमें आपके मतलब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये आपके सारे इसके मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, कौन-सा आप सिलेक्ट करते हो। उसके बाद उसका एक लिटरेचर रिव्यू होता है, जिसमें आप प्रीवियस स्टडीज़ को डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हो कि आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप अब कैसे देखते हैं, ये बड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। बट बहुत से स्टूडेंट इसमें वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसर्च गैप हमेशा आपको एक लेटेस्ट स्टडी में जैसे मैंने आपको कहा था 2025 या 26 की आप स्टडीज उठाओ, आप उसमें देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑथर ने अपने जो है उस पेपर में लिखा होता है कि मैं इस पे इन फ्यूचर स्टडी करना चाहता हूँ, फ्यूचर लिमिटेशंस होती हैं आपकी, ठीक है। उसके बारे में बताया जाता है, फिर उसी रिसर्च गैप को यूज़ करके आप उस पे काम कर सकते हो और उस बंदे को, उस ऑथर को आपने फिर क्रेडिट भी देना है अपने पेपर में कि इन्होंने हमारा पेपर जो है वो जॉइन किया था और हमने इस तरह से इसको लेके मूव किया था। इसके बाद आ जाता है मेथोडोलॉजी डिज़ाइन। अब मेथोडोलॉजी डिज़ाइन के लिए मैंने आपको शुरू में यहाँ पे क्या चीज़ बताई थी, टाइप्स ऑफ रिसर्च। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी रिसर्च यहाँ पे फॉलो करते हो, ठीक है। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास डाटा कलेक्शन, आप किन लोगों से डाटा कलेक्ट करते हो, द मेजर पॉइंट, ठीक है। तो ये देखने के लिए आपको जो है आपने जिस तरह के लोगों से डाटा लेना है उसके ऊपर बात होती है, ठीक है। अब डाटा एनालिसिस कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है और मेजर जो आपकी एनर्जी लगती है ना, इन 2 पार्ट्स पे लगती है, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस। बाकी काम जो है कह लो कि इतना मुश्किल नहीं है, बट ये जो 2 है ना, दीज़ आर वेरी, वेरी, वेरी ट्रिकी बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस पे भी मैंने आप लोगों के लिए आगे सीरीज़ बनानी है, इसको हम डिटेल में लेके मूव करेंगे। और रिसर्च राइटिंग, आपने प्रॉपर अपना पूरा पेपर जो है उसको शेप आउट करना होता है और फिर उसके बाद आपकी पब्लिकेशंस होती हैं जो कि आप लेके मूव करते हो। अच्छा, एकेडमिक पब्लिशिंग आप कहाँ-कहाँ कर सकते हो? जर्नल्स, अब 2 तरह के जर्नल्स हैं। एचईसी में अगर करना है ना, एचईसी की वेबसाइट पे आप जाते हो, आप यहाँ पे लिखते हो गूगल, यहाँ पे आप लिखते हो एचईसी जर्नल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप आ जाते हो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स पब्लिकेशंस। इसके बाद अब यहाँ पर नेशनल रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स को आप ओपन करते हो, ये आपके सामने यहाँ पर प्रॉपर पूरा पीडीएफ एक ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके पास जर्नल्स की लिस्ट है, ठीक है। अब आप में से जो जिस जर्नल से बिलोंग करता है, वो उस जर्नल में अपना आर्टिकल भेज सकता है, ठीक है। आपको अगर पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं हमारे पास आके पब्लिकेशंस करवा लें, हम 3000 में कर देंगे, 5000 में कर देंगे, 10,000 में कर देंगे, 20,000 में कर देंगे। हमेशा आपने ये देखना है कि उस वेबसाइट की डोमेन रियल है कि नहीं। उस पेपर के उस पे मतलब उस जर्नल में जिसने पब्लिकेशन करवाई हुई है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। और उसके डीओ एक्टिव हैं कि नहीं, ये आपने चीज़ें लाज़मी देखनी है। अब ये सारे जर्नल्स की लिस्ट आपके सामने है, ये पाकिस्तानी जर्नल्स हैं। यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, ये फ्री में नहीं होते। अब आप लोगों के लिए एक बोनस चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, जो कि इस लेक्चर की सबसे ज़्यादा वेरी हेल्पफुल चीज़ होगी आप, वो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये तो हमने बात कर ली जर्नल्स की, वो भी एचईसी के, ठीक है। यहाँ पे सबसे मज़ेदार जो आपको चीज़ लगेगी वो ये है कि
DOAJ, my favorite directory of open access journals. Just a अच्छा, इसमें मेजर जो है, अब ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा खजाना है कि आप लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पब्लिकेशंस कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकेशंस कैसे होती हैं? फ्री ऑफ क्या कहते हैं, पब्लिकेशंस करने के लिए इसमें आपने यहाँ पर अपनी फील्ड वो कह लो कि जी का है। ठीक है। चलो सोशल साइंस कर लेते हैं। सोशल साइंस में या सोशियोलॉजी, लॉ और मतलब हर फील्ड आ जाती है। ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं सोशल साइंस। ठीक है। नाउ आई एम सर्चिंग इट। नाउ देयर आर 1365 इंडेक्स जर्नल्स। ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पर ये जर्नल्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पे कितनी बड़ी चीज़ मेंशन की हुई है। एक कॉलम मेंशन किया हुआ है जिसका नाम है विदाउट फीस। अब विदाउट फीस आपने किस तरह से इसको देखना है? विदाउट फीस देखने के लिए यू हैव टू नीड टू क्लिक ऑन दिस। जब आप इस पे करोगे, अब ये विदाउट फी वाले आपके पास यहाँ पर 954 आपके पास जो है वो आगे हैं जर्नल्स। ठीक है। अब आप इन जर्नल्स को देखेंगे। अब जैसे ये एक जर्नल है सोशल साइंस का। ठीक है। कि इसकी मैनोस्क्रिप्ट जो है आप देखो, वो कह रहा है कि इंग्लिश में भी एक्सेप्टेबल है और आपकी जो है इसमें पर्शियन में भी। ठीक है। अब मैं इस जर्नल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस जर्नल के वेबसाइट को अगर आप देखो, यहाँ पे नो पब्लिकेशन फी, कोई पब्लिकेशन फी नहीं। अब इसमें टाइम कितना लगता है? 9 वीक्स। अब 9 वीक्स कितने होते हैं? आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ इस जर्नल की। अब जर्नल है। ठीक है। अब पब्लिशिंग है, एकेडमिक, स्कॉलरली एंड अदर स्टफ। अब इसको थोड़ा डीपली देखने के लिए अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पे पहले लोगों ने जिस तरह से पेपर सबमिट करवाए हुए हैं, किस तरह की थीम रखी हुई है। ठीक है। को मैंने डाउनलोड करना है, देन डाउनलोड का ऑप्शन किधर है? शेयर एंड ये रहा पीडीएफ। नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा। अच्छा, इसको डाउनलोड कर लेंगे हम, इसका डीओआई उठा लेंगे और हम जाएंगे। आते हैं जो डाउनलोड नहीं होते, देन यू विल मूव टू साई हब एंड देयर यू विल जस्ट paste the link of the paper। आई थिंक वेबसाइट थोड़ी डाउन हुई है। चलें, इस पे मैं ना आपको ये जैसे ही ओपन होती बताता हूँ। अच्छा, इस तरह से ना आपके सामने जर्नल्स आते हैं। अब इन जर्नल्स में आपने पेपर कैसे सबमिट करवाना है? अब इसमें सबमिट करवाने के लिए आपको इस पे सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है। आप यहाँ पे लॉगिन करते हो। ठीक है। लॉग करके आप जो है अपना रजिस्टर करते हो। रजिस्टर करके आप यहाँ पे सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट, आपने यहाँ पे पेपर एक रेडी करके भेज देना है। ठीक है। और एक्सेप्ट और रिवीजन है, जो भी है ट्राई करो। यहाँ पे फ्री के जर्नल्स इतने सारे, ये देखो आप सबके लिए 954 जर्नल्स। यार आप लोग देखो तो सही, मतलब ये देखो मैक्सिको का जर्नल है, कोलंबिया में जर्नल है, इसके अलावा हंगरी, और ये आपके सामने है यहाँ पे पोलैंड, स्वीडन और टर्की, ब्राजील। मतलब इतने सारे जर्नल्स आपके सामने, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इनको अवेल क्यों नहीं करते? यहाँ तो फीस भी कोई नहीं है। अब काम सारा ये है कि आपका आइडिया जिस पे पहले किसी ने काम ना किया हो। ठीक है। उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग अपने आप को 6 से 8 महीने दोगे ना, तो आपके लिए कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये देखो, अब पिछले वाले में 8 वीक थे, इस वाले में 32 वीक्स हैं। ठीक है। 32 वीक देख लो, आई थिंक कितने बन जाते हैं?
अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने डेज़ में ये हमारा पब्लिश होगा? भी ये हमारा होगा 32 256 डेज़ जाके हमारा ये जो है जनाब जर्नल अच्छा है, ह्यूमैनिटीज़ पे है, सोशल साइंस का है। मैं खुद इसको स्टार करूँगा, आई विल सेंड पेपर इन देयर एज़ वेल। तो ये जो जर्नल्स हैं ना, आप लोग इसमें लाज़मी जो है इस तरह से पेपर्स वगैरह पेपर लिखते कैसे हैं, सारी चीज़ें कैसे करते हैं, आप लोग को बेसिक आज मेजर एक थीम बतानी थी कि पेपर लिखते कैसे हैं, ढूँढते कैसे हैं, डाउनलोड कहाँ से करते हैं, किस तरह से लेके मूव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो पब्लिश हो गया ना एक आर्टिकल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो लाइव आपके सामने इसके बेनिफिट्स दिखाता हूँ। When you have publications in your portfolio, जब आपके पास पब्लिकेशंस होंगी ना, तो आप आप भी इस तरह की सोसाइटीज़ बना सकते हैं, ठीक है? आप एक अच्छी कंपनी में एज़ अ हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट एनजीओ में रिहैबिलिटेशन केस एनालिस्ट वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है? आप एज़ अ यूथ मतलब एक यहाँ पर जैसे मैंने एनएफसी में जब मैं स्टूडेंट था, मैं टीचर्स के अंडर यहाँ पे वर्किंग करता था एज़ अ सोशल रिसर्चर, अब ये काम कर सकते हैं। यार रिसर्च में जितना आपके पास है, देखिए मेरी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं प्रॉपर, ठीक है? आई एम वर्किंग विद देम एंड आल्सो देयर माय सुपरवाइजर I highly recommend Numan consistently strong analytical ability, excellent academic writing issues means के इस तरह से आपको जब चीज़ें मिलने लग जाए कैम्ब्रिज का काम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ठीक है इनके साथ मेरा प्रॉपर दो एक प्रॉपर एग्रीमेंट था और ये जो है मलिक मोहम्मद फरहान इज आल्सो वेरी बिग एंड मतलब कह लेंगे बहुत ज़बरदस्त एकेडमिक राइटर हैं इस प्रूफ रीडर और एडिटर ये वर्किंग कर रहे हैं विद मैनी इंटरनेशनल पार्टीज एंड अदर स्टफ आल्सो वेरी एक्टिव तो ये आप देखो कि आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे आपको काम मिलेगा आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगी आपके लिए वो पता होंगी अगर आपके माइंड में है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है चीजें करनी है देखें गवर्नमेंट जॉब 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 इससे कुछ भी नहीं होने वाला यू हैव नीड टू गो फॉर दी आपके लिए ये एक सारी जर्नीज़ हैं। अब देखो एक चीज़ आ जाती है, ये तो मैंने आपको बता दिया है फ्री है एचईसी और यूरोपियन जर्नल्स ये एक कह लो कि लाइफ यहाँ से एक आपका बिगिनिंग पॉइंट है। बट जैसे अब मैंने एक कह लो कि हाई क्लास पकड़ ली है जिसको बोलते हैं एसएससीआई और व्हाट इज़ एसएससीआई? कैटेगरीज़ हैं, जैसे कहते हैं ना जन्नत में अल्लाह ताला ने भी प्रॉपर मकाम रखे हुए हैं। जो जितना अच्छा होगा दुनिया में, जिसकी जितनी नेकियाँ होंगी, उसको भी जन्नत में उस तरह से लेवल्स मिलेंगे, ठीक है? इसी तरह से हमारी ये जितनी भी रिसर्चेज़ होती हैं, इसके भी लेवल्स हैं, ठीक है? अब एचईसी कह लो कि एक्सेप्टेबल इन आवर कंट्री, एक्सेप्टेबल इन अदर कंट्रीज़ आल्सो, बट क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आपको थोड़ा-सा जो है अपने अब मेरे देखिए कनेक्शंस बने हुए थे। अब आप लोगों को कनेक्शंस बनाने के लिए यू हैव नीड वेरी मच टाइम, आपको बहुत टाइम चाहिए, ठीक है? तो अगर स्मार्ट वे में आप मूव करना चाहते हो तो आपको एसएससीआई वाले आप आर्टिकल्स के ऊपर भी मूव कर सकते हो। एसएससीआई क्या होता है? ये सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स होता है। ये एक आपके हाई क्वालिटी जर्नल्स होते हैं दुनिया में इस टाइम पे अगर देखा जाए तो 10% जो है इसमें आते हैं आपके ज़्यादातर आपको एशियंस दिखेंगे, ठीक है? वरना अदर जितने भी कंट्रीज़ से आप उठाएँगे लोग वो कोई आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ से ज़्यादा लोग दिखेंगे, एशियंस में बहुत ही कम परसेंटेज है, ठीक है? और मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर अहमद साद ही इज़ आल्सो हाई इम्पैक्ट फैक्टर सोशियोलॉजिस्ट एंड ही आल्सो ऑथर ऑफ एसएससीआई आर्टिकल्स आई एम राइट नाउ आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अभी तो मेरे 2 जो हैं एसएससीआई अंडर रिव्यू हैं, वो कब पब्लिश हों, वो आप सबके सामने आ जाएँगे। इसके अलावा मेरा जो प्लान है वो
अब मतलब कहते हैं ना हर कोई एक अलग रेस का घोड़ा होता है, तो मेरी एक रेस जो लगी हुई है, अब मैंने उसका रुख बदल लिया है, ठीक है? आप लोगों के लिए बिगिनिंग पॉइंट यही है कि आप लोग एचईसी से स्टार्ट करो, ठीक है? एचईसी से फिर आप फ्री के जर्नल्स पे आओ, फिर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे आओ, थोड़ा-सा आपका माइंड मेकअप हो, आपके कनेक्शंस बिल्ड हों, सारी चीज़ें इस तरह से जब हो जाएँगी ना, जब आप एक चीज़ के कह लो कि जब निकोटिन मिल जाती है ना रिस्पेक्ट की, तो फिर आप ये काम करते रहते हो और जब आपको पता चलता है कि यार इस पे मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, इस पे मुझे जॉब भी मिल रही है, इसमें मुझे रिस्पेक्ट भी मिल रही है, तो फिर आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, ठीक है? तो आपने ये जर्नल्स की कैटेगरीज़ को लाज़मी देखना है और इस तरह से इसको लेके मूव करना है। अब स्कॉलरशिप्स आपको कहाँ-कहाँ मिलेंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी खुद मैंने हमारी अभी कंपनी में एक जापान की स्कॉलरशिप आई हुई है और उस जापान की स्कॉलरशिप में उन्होंने स्पेसिफिकली रिसर्च स्टूडेंट्स को ही बोला है। लेट मी शो यू ये देखो नेक्स्ट जापान रिसर्च स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप 2027 फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। भाई डिमांड है रिसर्च वो एचईसी की एक आउट है और जनाब कहते हैं और रिसर्च का हमें आर भी नहीं पता होता, ठीक है? इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपके हर साल ऐसी हज़ारों स्कॉलरशिप्स आती हैं। अब आप बताएँ मैं यहाँ अप्लाई करूँ मेरा नहीं होगा, 100% होगा। होगा। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड और मेरा गोल कुछ और है। आई एम ऑलरेडी डूइंग मास्टर्स, आई विल अप्लाई फॉर द पीएचडी, ठीक है? तो आप लोगों के पास टाइम है, जितने भी बीएस वाले हो ना, अपने आप को रिसर्च पे ले आओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो ताकि फंडेड स्कॉलरशिप और आपको ये देखो स्टाइपेंड कितना मजे का मिलता है। हर महीने आपको 1,45,000 युआन मिलते हैं जो कि 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी होते हैं। वहाँ पे अकोमोडेशन आपको जो है एयर टिकट्स भी उनकी तरफ से मिलेगी, आपको घूमना-फिरना भी उनकी तरफ से होगा, आपको हर तरह की रिहाइश दी जाएगी, खाना-पीना, ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े, सब कुछ उनकी तरफ से होता है। 3 साल रहते हो, अगर आप मास्टर के लिए मूव करते हो। आपको जैपनीज़ भी सिखाएँगे, इसमें ना आपको कोई आइट्स रिक्वायर्ड होता है, ना कोई आपको मतलब कोई आप हैं, बस प्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब प्रोफाइल ही नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, एक खाली हम अप्लाई कर देंगे, फिर हम कहते हैं हम रिजेक्ट हो गए हैं, हमें कोई इसमें वो नहीं मिल रहा। तो इस तरह की स्कॉलरशिप आपको पता नहीं कहाँ-कहाँ अभी सिंगापुर में आई हुई थी। सिंगापुर दुनिया का एक वाहिद कंट्री है जिसका पासपोर्ट पूरी दुनिया मानती है, ठीक है? अब उसकी स्कॉलरशिप्स आप लोग को दिखाऊँ तो आप लोग कहोगे यार मतलब ये देखें, फ्री स्कॉलरशिप आई हुई है और मतलब भाई बहुत कुछ भरा पड़ा है। आप लोग इसमें चीज़ें और भी ऐड करना स्टार्ट कर दो ताकि कहीं अब ये देखो 3200 स्टाइपेंड। अब मैं कल एक चीज़ पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था लेट मी शो यू एक पीएचडी जो है अगर हो और वो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करता है तो उसको मंथली पता है कितना स्टाइपेंड मिलेगा? $80,000 अब $80,000 कितने होते हैं? $1 होता है 2 का, ठीक है? अब एक रिसर्चर जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 1 साल का, ठीक है? 2 करोड़ 33 लाख रुपए। एक पोस्ट डॉक को जिसका रिसर्च बैकग्राउंड जिसके एसएससीआई तकरीबन कोई 10 से 15 एसएससीआई हो और ये उन्होंने एक कैटेगरी रखी हुई थी व्हाई आई एम मूविंग टू एसएससीआई दिस इज द रीजन कि मैंने जब पोस्ट डॉक करनी है ना, मैंने जब उस चीज़ को लेके पोस्ट डॉक आपकी होती है जब आप पीएचडी के बाद आगे और स्टडी के लिए अप्लाई करते हो। पहले 16 ईयर होता है जो कि बैचलर होता है आपका, फिर बैचलर के बाद आप मास्टर्स के लिए एमफिल के लिए अप्लाई करते हो जो कि 18 ईयर एजुकेशन होता है। फिर 18 ईयर एजुकेशन के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो जो कि आपका 22 क्लासें बन जाती हैं 21 इस तरह से 3-4 साल की पीएचडी होती है। फिर पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हो। फिर आपके नाम के साथ प्रोफेसर, डॉक्टर फ़लाँ जो आपकी ना जो भी आपका नाम होता है, वो लगता है। इस तरह की चीज़ें तो रिसर्च में तो भाई पैसा ही पैसा है, बात है सीधी-सी। लेकिन बात वही है, वही एक्सेल करेगा जो इस चीज़ को पहले दिन से लेके मूव करेगा। मैं फर्स्ट सेमेस्टर से इसको लेके मूव कर रहा हूँ और आज तक मैंने नहीं छोड़ी। हमारे सुपरवाइज़र ने हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके मूव उन्होंने किया था, फ़ी सबिलिल्लाह लेके मूव करते थे। बट स्टूडेंट्स जो है बीच में से बहुत सारे स्किप कर गए। उन्होंने कहा यार इससे कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। आज वही स्टूडेंट मुझे अप्रोच करते हैं कि यार जहाँ आपकी जॉब हो रही है हमें भी लगवा दो।
तो मैं कहता हूँ आपका बैकग्राउंड आप तो बीच में से छोड़ गए थे, आपके तो एब्स्ट्रैक्ट आपने पब्लिकेशंस करवाई थी, आपकी तो रिसर्चेज़ ही नहीं है, आप तो बीच में से सब कुछ छोड़ के आपने डिग्री को ज़्यादा वो दिया। देखो सीजीपीए मैटर करता है, आपने कहीं पे भी अप्लाई करना हो, सीजीपीए मैटर करता है। अभी जापान की जो स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, इसमें भी सीजीपीए उन्होंने एट लीस्ट 3.6 तक माँगा हुआ है। सीजीपीए के साथ जब एक स्पेसिफिक आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस पे बात की जाती है ना, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपने किस तरह से लेके मूव करना है। अब क्रिमिनोलॉजी वालों के लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है मार्केट में? आप मेरी तरह एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट काम कर सकते हो और महीने का आप सुकून से बहुत अच्छा कह लो कि पाउंड्स में, डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो कनेक्ट और आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी फर्म्स जो हैं हायर कर सकती हैं, अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड है तो, ठीक है? आप पॉलिसी एडवाइज़र बन सकते हो। अब मैंने बहुत सारे सुपरवाइज़र्स के साथ जब काम किया था, तो दे आर आस्किंग मी कि यार इस पॉलिसी में हम इस तरह से अगर करते हैं, तो आप इस पे काम करके दें, वी विल पे। आप ऐसा पॉलिसी क्या कहते हैं, एडवाइज़र भी काम कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली रिसर्च से हट के साइबर क्राइम एनालिस्ट में मूव करना चाहते हो, देन आपके पास ये ऑप्शन भी है। एकेडमिक रोल्स अगर वो टीचिंग एक रह जाती है, मैं तो यही कहूँगा कि टीचिंग से अच्छा आप रिसर्च की टीचिंग में आ जाओ। इसमें आपको एट लीस्ट अगर रिसर्च बैकग्राउंड होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से भी लेके मूव कर सकते हो। कनेक्शन विद पर्सनल एकेडमिक जर्नी देखो, यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था लिंक्डइन पे अगर आप किसी एक ऑथर को फ़ॉलो कर लेते हो ना, तो आपने उसी को लेके मूव करना है। जैसे मैंने एक ऑथर को फ़ॉलो किया हुआ है ही डिड बीएस क्रिमिनोलॉजी, ठीक है? उसके बाद उन्होंने किया एमबीए मार्केटिंग में, ठीक है? उसके बाद उन्होंने किया पीएचडी इन क्रिमिनोलॉजी, ठीक है? अब यहाँ पर ये मुझे एक रोड मैप मिल गया, वरना मैं पहले एमफिल क्रिमिनोलॉजी करने लगा था। उसमें मेरा था प्लान कि मैं लेके इसको मूव करता हूँ, मुझे आगे पीएचडी में वरना ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब मैंने देखा यार एक बंदे ने एमबीए किया हुआ है और मार्केटिंग के साथ किया हुआ है, तो मैं इसमें कैसे काम करूँगा? देखा उसने मार्केटिंग में जो रिसर्च और थीसिस पे काम किया, वो थे मार्केटिंग स्कैम्स, मार्केटिंग फ्रॉड्स, डार्क साइड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। अब देखो कितने मज़े की डिग्री बन गई है, एमबीए भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख रहे हैं, साथ में क्रिमिनोलॉजी को भी लिंक कर लिया। अब मैं इस बैकग्राउंड को लेके पीएचडी में कहीं भी अप्लाई करता हूँ ना, आई आई एम एलिजिबल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे यहाँ पे क्या करते हैं, वो एमफिल क्रिमिनोलॉजी कर लेते हैं आप को लेके, ठीक है? अब एमबीए करके आप सेफ रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर सकते हो, आप पीएचडी भी इन क्रिमिनोलॉजी कर सकते हो। जब यहाँ पर हमारा एक स्पेसिफिक हो गया, तो व्हाई वी आर मूविंग टू अदर, हम क्यों स्पेसिफिक कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी को? अगर तो आपने लेक्चरर बनना है या एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, देन आप अगर आप चाहते हो कि मल्टी डिसिप्लिनरी मूव करना है, देन यू हैव प्लान टू गो फॉर पीएचडी इन एमबीए इन मार्केटिंग, दैट्स इट। बाकी ये है कि आपकी जो गूगल स्कॉलर का मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका था, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपना सारा। और रिसर्च गेट ये भी आपके पास एक टूल है जहाँ पे आप अपने पेपर्स वगैरह शेयर देख सकते हो। और एकेडमिक राइटिंग में ये होता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने कोशिश करनी है अपने इस प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है और अपने से लिखने की कोशिश करनी है। और आपकी लैंग्वेज जो है क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं अब आपके क्वेश्चंस पे, आंसर्स पे। अब इसको देख के अब आपको मैं आंसर्स करता हूँ साथ-साथ। तो हिज और हर परमिशन, अच्छा नहीं आप अपने क्या कहते हैं अगर आइडिया आपके पास है, आप उस पे काम करना चाह रहे हो, बात वही आ जाती है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है? और मेरे ऑफिस में कुछ कलीग्स थे एंड दे वर सेइंग दे विल स्टार्ट द यूट्यूब। उन्होंने नहीं स्टार्ट किया, मेरे माइंड में आइडिया आ गया, मैंने वो आइडिया पहले इम्प्लीमेंट कर लिया और आज आप लोग के सामने लाइव बैठा हूँ। कोई आइडिया आता है, कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, आप फ़ौरन से उसको अप्लाई कर दो, कोई इशू बात नहीं है, ठीक है?
दूसरी बात आ जाती है सर, एज़ अ फोरेंसिक स्टूडेंट कैन यू गिव मी द बेस्ट टॉपिक फॉर रिसर्च? फोरेंसिक साइंस वाले जो है, आप लोग जो है हमारी एक ही एजेंसी है पूरे पाकिस्तान में, पी है, ठीक है? पाकिस्तान फोरेंसिक साइंस एजेंसी। आप इसके साथ कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो कि अगर कोई केस आता है इस एजेंसी में, तो वो कितने टाइम में इन्वेस्टिगेट होता है। 20 डेज़ में, 10 डेज़ में, 1 वीक में, 40 डेज़ में, 50 डेज़ में, ठीक है? और वही क्राइम किसी और कंट्री में होता है, वहाँ की फोरेंसिक साइंस एजेंसी कितने टाइम में उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है? आप उसको जो है उसमें इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर लो और एक सजेशन दे सकती हो कि हम जो है इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये बड़ा एक मज़ेदार टॉपिक आपका बन सकता है फोरेंसिक साइंस वालों के लिए। Bro, can you address that why most Pakistanis have not published much more in X, Y categories, international journals? We are totally in Y category. Very good question. अच्छा, इसमें देखो, पाकिस्तान का यार कोई भी कैटेगरी का जर्नल उठा लो, वो पाकिस्तान में ही काम आएगा। अब्रॉड जब आप मूव करते हो ना, तो वो आपको एक हाई जॉब्स में वो नहीं करता, क्वालिफाई नहीं कर सकते आप। उसके लिए एसएससीआई ही चाहिए होते हैं, ठीक है? तो वाई जो है कह लो कि एक चीप वे में आता है कि आप कम पैसों में पब्लिकेशंस करवा लेते हो। तो चाहे वाई हो, एक्स हो, डब्ल्यू हो, ये सारी कुछ ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। मैं आपको सच्ची बात अगर बताऊँ तो पाकिस्तान में सारी जो है वो एक्सेप्टेबल है। आई हैव अ क्वेश्चन, काइंडली एक्सप्लेन एसएससीआई। एसएससीआई मैंने आपको बता दिया ये किस तरह के जर्नल्स होते हैं, और ये सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स होता है जिसमें हम प्रॉपर हाई क्वालिटी के जितने भी जर्नल्स होते हैं Q1 Q2 में, वो आप उसमें पब्लिश करवाते हो। व्हाट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल बिहेवियर? क्रिमिनल बिहेवियर को अगर आपने समझना है ना, तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। आपके पर्सपेक्टिव होते हैं जिसको आप स्टडी करते हो। सबसे पहला पर्सपेक्टिव आ जाता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि जो एक क्रिमिनल है उसका बिहेवियर जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर सोसाइटी के किन लोगों की वजह से बना है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखना है सबसे पहले, ठीक है? कि ऐसे कौन से लोग हैं सोसाइटी में जिसने उस बंदे का बिहेवियर क्रिमिनल बना दिया है। बंदा कभी भी खुद से क्रिमिनल नहीं बनता, हालात उसको क्रिमिनल बनाते हैं, ठीक है? जब सोशल कंट्रोल थ्योरी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती ना, सोशल कंट्रोल थ्योरी में आपने पढ़े होंगे वेरिएबल्स कौन-कौन से आते हैं। आपकी फैमिली आ जाती है, नेबर्स आ जाते हैं, पीयर्स आ जाते हैं, ये सारे मिल के अल्लाह ताला ने ना इंसान को बनाया ऐसे कि उसके माइंड में होता है, उसकी नेचर में है क्राइम करना। आज मेरे इर्द-गिर्द कोई भी ना हो, तो आपके भी जब कोई नहीं होता, तो आपके माइंड में आता है यार ठीक है, मैं ये क्राइम कर लेता हूँ या मैं इस तरह का काम कर लेता हूँ एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? किसी को क्या पता? तो इस सिनेरियो में जो है जब आपके ऊपर सोशल कंट्रोल थ्योरी लगती है ना, बड़ा क्रिमिनल बिहेवियर को आप बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो कि आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किस तरह से काम कर रहा है, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखना है। फिर उसके कुछ ट्रॉमास होते हैं जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को एक क्रिमिनलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इस वजह से इसको हम इस तरह से लेके मूव करते हैं। कल एक रिसर्चर बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकता है, हर टॉपिक के लिए अलग मेथड, या बेहतर यही है कि एक ही मेथड सेम एज़, एक ही मेथड पे रहो सेम एज़, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? करोगे आपके लिए स्टडी मुश्किल हो जाएगी और आप उसको इस तरह से लेके नहीं मूव कर पढ़ पाओगे। बाकी ये है कि टॉपिक्स इतने ज़्यादा हैं कि इस पे ऑलरेडी वर्क हुआ है या नहीं। आपने लेटेस्ट स्टडीज़ उठानी है और उसमें रिसर्च गैप देखना है कि इसने स्टडी में अगर काम किया हुआ 2025-26 में, तो मैं इस पे क्या काम कर सकती हूँ, ठीक है? फिर आपने किसी सीनियर से डिस्कस करना है, फिर वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। Is it necessary to study background of any research topic? बैकग्राउंड ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्च टॉपिक का। आप उसमें लिखते हो कि पहले कैसे होता था ये क्राइम, या पहले किस तरह से था, लोग कैसे देखते हैं इसको, कहाँ पे हुआ, प्रॉपर आपने उसका बैकग्राउंड बताना होता है। और भाई यानी अदर ऑप्शंस को ट्राई करें एमफिल क्रिमिनोलॉजी को छोड़ के। देखो अगर ऑलरेडी क्रिमिनोलॉजी बैकग्राउंड है ना, अगर लेक्चरर नहीं बनना, देन मैं तो यही कहूँगा एमफिल क्रिमिनोलॉजी की बजाय आप एमबीए करो, मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री में जाओ, ठीक है? और रिसर्च को कंटिन्यू करो और उसको लेके मूव करो, दैट्स इट।
अगर एमफिल क्रिमिनोलॉजी ऑप्शन मिल रहा है, मेरे सिटी में नहीं था मुल्तान में, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं क्यों दूसरे सिटी जाऊँ, मैं इधर से ये कर लूँगा। अगर मेरे पास सिटी में ऑप्शन होता तो शायद मैं मूव कर लेता, लेकिन एमबीए पे इज़ अ गुड मिल रही है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। चलेगा हमारे बिहेवियर पर कैसे अटैक कर रहे हैं ये, सर हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे बिहेवियर पर कैसे अटैक कर रहा है? मैं आपको समझा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिहेवियर पर कौन-सी चीज़ अटैक कर रही है? तो इसमें आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस में डेविएंट बिहेवियर क्या होता है? कुछ नॉर्म्स को जब हम वायलेट करते हैं तो उस हिसाब से हमारी बिहेवियर पे अटैक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बैठ के इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ और आगे से कोई आ जाता है, शोर मचाता है, उनको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या मैं एक वेबिनार ले रहा हूँ लाइव, और इस तरह से इस चीज़ को कोई भी मतलब वायलेट करता है, तो वो बिहेवियर पे अटैक ही होता है। तो ये डेविएंट बिहेवियर कहलाएगा। दिस इज़ द सीन। तो ये सारा सिनेरियो है। इसके अलावा किसी के माइंड में कोई क्यूरी, समथिंग, एनीथिंग एल्स? आपके में से किसी के माइंड में जो भी क्यूरी है आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मेरी रिसर्च सोसाइटी अगर ज्वाइन करनी है, मैं आपको अपना जो है व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 923142191199। आप इस पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, अपना जो आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है आप वो, और इसके अलावा आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपके आइडिया के साथ मिलके आपको जेन ज़ी रिसर्च सोसाइटी भी ज्वाइन करवाऊँगा, और आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने आगे रिसर्च को किस तरह से लेके मूव करना है। और आप में से अगर कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हमारी सोसाइटी में एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर भी वर्किंग कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग जो भी टॉपिक आने वाले टाइम में कोई भी कंडक्ट करवाना चाहेंगे, हम उस टॉपिक पे भी डिटेल में बात कर सकते हैं। सर वी कैन रिसर्च रियल क्राइम, जुवेनाइल की रिसर्च की थी। उसमें ये सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से लोगों का माइंड वो कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है कि वो क्राइम कर लेते हैं। अब मैंने इसमें से एक केस उठाया था पबजी का। एक बच्चा था, उसने अपनी अम्मी और अपनी सिस्टर को जो है लाइव उन्होंने फायर कर दिया था, ठीक है? उस बच्चे ने। क्यों किया था? उनसे जनाब उसने उनकी मदर ने उनसे फ़ोन ले लिया बच्चे से कि हर टाइम तुम गेम खेलते रहते हो, ये है वो। तो डिवाइस उसके माइंड में इतनी सवार हुई हुई थी, उसने जो है, ये लाहौर का केस है, इस पे मैंने प्रॉपर केस स्टडी की हुई है। तो आप इसको भी लेके मूव कर सकते हो। दुआ वाला एक केस आया था, ज़ैनब केस आया था, इस तरह के डिफरेंट केसेस आप स्टडीज़ कर सकते हो। रियल क्राइम पे तो केस आपकी केस स्टडीज़ होती हैं। इसके अलावा बताएँ कोई आप लोग के माइंड में क्यूरी? एनीवन एल्स? बाकी ये फाइनल मैसेज आप सबके लिए, रिसर्च एक, ठीक है, कोई टैलेंट नहीं है, ना मैं कोई आसमान से उतरा हूँ, ना ही मैं कोई फरिश्ता हूँ, ठीक है? मैंने भी एक टाइम लगाया है, एक जर्नी है। एक ऐसा स्टूडेंट जो होम ट्यूशन्स पढ़ाता था, जो फूड पांडा करता था, जो इन ड्राइव चलाता था, और आज एक मकाम पे हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ गुड सुपरवाइज़र्स, गुड मेंटर्स, अच्छे टीचर्स की सुपरविज़न में काम करके। तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी कुछ इस तरह की टेक्निक्स और चीज़ें बताऊँ, क्योंकि इस टाइम पे हर स्टूडेंट जो है एम्प्लॉयमेंट को लेके परेशान हुआ हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान में एक्सेल कैसे करे। पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हो, देन डू रिसर्च एंड फाइंड सम काइंड जो आपको फंडिंग्स दे और आपको बाहर बुला ले। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और यही एक तरीका है। तो हम अपना जो है यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं। आप सबके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया, और फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेरी हो, आप लोग जो है मुझे पर्सनल में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वर्कशॉप में दोबारा मिलेंगे।
आप सबका शुक्रिया, अपना सब ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।